हेलो स्टूडेंट, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9 के साइंस की और चैप्टर चल रहा है आपका एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, यानी परमाणु और अणु के बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है ना। लास्ट सेशन में आपने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पर यानी कि रासायनिक संयोजन के जो नियम है उन पर बात करी थी, जिसके अंतर्गत आपने दो नियमों को पढ़ा था। एक जो एंटोनी एल लेवोजियर और लेवोशियर के द्वारा दिया गया था, जो था आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम। वहीं दूसरा जो आपका जोसेफ प्राउस द्वारा दिया गया था स्थिर अनुपात का नियम। उन दोनों के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा था। ठीक है ना। द्रव्यमान संरक्षण का नियम आपका क्या कह रहा था कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जब हो रही होती है, उस रासायनिक अभिक्रिया में आपके पास कुछ अभिकारक होते हैं और कुछ उत्पाद होते हैं। ठीक है ना। तो अभिकारकों का जो कुल द्रव्यमान होता है वो संरक्षित रहता है। दैट मीन्स कि अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। या दूसरी भाषा में कहें, यदि द्रव्यमान बदल नहीं रहा है, दैट मीन्स द्रव्य पर कोई आप बोलेंगे कि अफेक्ट नहीं पड़ रहा है। ठीक है ना। यानी कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अफेक्ट ना होने का अर्थ क्या है कि ना ही द्रव्य नष्ट हो रहा है और ना ही द्रव्य आपका उत्पन्न हो रहा है। द्रव्य का मतलब किससे? पदार्थ, मैटर की बात कर रहे हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर द्रव्यमान संरक्षण के नियम को दूसरे शब्दों में इस प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्य ना ही नष्ट होता है और ना ही उत्पन्न होता है। यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम आपका है। ठीक है ना। चलिए, दूसरा आपका क्या था? स्थिर अनुपात का नियम था। स्थिर अनुपात का नियम कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक यौगिक का निर्माण होगा और वो रासायनिक यौगिक बना हुआ है अलग अलग तत्वों से। तो किसी भी रासायनिक यौगिक में जिसको किसी भी विधि से बनाया गया होगा या फिर उसे किसी भी स्रोत से प्राप्त किया गया होगा, उसमें जो भी तत्व पाए जा रहे हैं वो अपने भार के निश्चित अनुपात में पाए जाते हैं। इसी को स्थिर अनुपात का नियम आपका कहा जाता है। क्लियर है? तो ये दो नियमों के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा था। एग्जाम्पल इसके देख लिए थे। आज के सेशन में बात करते हैं एक परमाणु सिद्धांत जो आया। देखो, परमाणु क्या था आपका? हमने बोला पदार्थ को छोटा करते जाएंगे, तोड़ते जाएंगे, तो लास्ट में कुछ ऐसे हमें कण मिलेंगे पदार्थ के जिनको और आप छोटा नहीं कर पाओगे। ऐसी कुछ संकल्पना थी किसकी? जो आपके दार्शनिक थे, भारतीय दार्शनिक थे, जैसे महर्षि कणाद की बात आती है या कात्यायन की बात आती है, ग्रीक फिलोसफर यानी ग्रीक दार्शनिकों की बात आती है। तो उन्होंने भी ऐसा कुछ सोचा कि जो पदार्थ होता है वो सूक्ष्मतम कणों से मिलकर के बना होगा। ठीक है। जिनको उन्होंने बाद में एटम या परमाणु नाम दिया। ठीक है ना। उसी परमाणु को सबसे पहले उसके लिए जो सिद्धांत आया वो डाल्टन के द्वारा दिया गया था। इससे पहले तो दार्शनिक अवधारणाएं चल रही थी, सिर्फ एक फिलॉसफी थी जिसके आधार पर हम बात कर रहे थे। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में वो जो पदार्थ है, उस पदार्थ का जो वो सूक्ष्मतम, वो सबसे छोटा जो कण है, उसको डाल्टन ने सूक्ष्मतम बोला और साथ ही अविभाज्य। दो शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया था, एक सूक्ष्मतम यानी स्मॉलेस्ट एंड द अदर वन इनडिविजिबल और अविभाज्य। ओके। स्मॉलेस्ट का मतलब जो सबसे छोटा होगा, और जो सबसे छोटा होगा वो अविभाज्य भी होगा, यानी कि उसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, यानी कि विभाजित नहीं किया जा सकता है। इसी को क्या कहा गया? अविभाज्य कहा। ठीक है ना। चलिए, तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत पर और बात कर लेते हैं। तो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, जो कि अंग्रेज रसायनज्ञ जॉन डाल्टन ने सन 1808 में द्रव्यों की प्रकृति, द्रव्य का मतलब किससे है? पदार्थ से। एक द्रव होता है जो पदार्थ की अवस्था होती है, और एक द्रव्य होता है जिसमें वह आधा होता है, वो होता है पदार्थ। पदार्थ को ही द्रव्य भी कहा जाता है, जिसको आप मैटर भी कहते हैं। ठीक है ना। और द्रव क्या है? द्रव उसकी भौतिक अवस्था है, जिसको लिक्विड भी कहा जाता है। ओके। सो द्रव्यों की प्रकृति के बारे में एक आधारभूत सिद्धांत उन्होंने प्रस्तुत किया। डाल्टन ने द्रव्यों की विभाज्यता का विचार प्रदान किया, जिन्हें उस समय तक दार्शनिकता माना जाता था। ठीक है ना। उन्हें जो अभी तक ग्रीक दार्शनिक बोल रहे थे कि सूक्ष्मतम है, उसी को उन्होंने आगे बोला कि क्या अविभाज्यता की बात की या विभाज्यता की बात उन्होंने की कि अगर हम पदार्थ को, विभाज्यता का अर्थ क्या है? विभाज्यता का अर्थ है विभाजित करना, यानी बांटना, किसी चीज को तोड़ना। ये पदार्थ है, डाल्टन ने बोला इसको तोड़ेंगे और तोड़ करके देखेंगे हमें क्या दिखता है।
सेम वही दार्शनिकों ने भी बोला था कि कोई भी पदार्थ है अगर उसको छोटा करते जाएंगे तो उसके हमें सूक्ष्मतम कण मिलेंगे। ओके, तो ग्रीक दार्शनिकों के द्वारा द्रव्यों के सूक्ष्मतम अविभाज्य कण, जिसे परमाणु नाम दिया था, उसे डाल्टन ने भी क्या कहा कि हाँ, परमाणु कुछ ऐसा ही होता है जैसे ग्रीक फिलोसफर कह रहे हैं। ठीक है, ग्रीक फिलोसफर ने भी क्या कहा कि पदार्थ का एक सूक्ष्मतम कण है, या पदार्थ जो है एक ही कण नहीं है। अब इसको तोड़ेंगे तो इसको बहुत सारे कण आएंगे, ठीक है ना, लाखों में आएंगे, करोड़ों में आएंगे, अरबों में आएंगे ना, तो बहुत सूक्ष्मतम कण, बहुत छोटे कण जिसको हम देख भी नहीं पा रहे। ठीक है ना, तो उसी की संकल्पना डाल्टन ने बोला कि ग्रीक सही बोल रहे हैं, मेरा भी कुछ यही मानना है कि जो वो सूक्ष्मतम अविभाज्य कण होगा वो परमाणु होगा। ठीक है ना, चलिए, डाल्टन का यह सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियमों पर आधारित था। ठीक है ना, उन्होंने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो थे, जिससे पहले आपने द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ा, स्थिर अनुपात का नियम पढ़ा, उसको उन्होंने आधार बनाया और उसके बाद अपना सिद्धांत यहाँ पर प्रस्तुत किया। ठीक है, चलिए, ये डाल्टन जी हैं आपके। देन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी पदार्थ, चाहे कोई तत्व हो, यौगिक हो या मिश्रण, छोटे कणों से बना होता है, जिन्हें परमाणु कहा जाता है। ठीक है ना, अब देखो, ये मिश्रण हो सकता है, इसमें कई सारे प्रकार के कण हो सकते हैं, तो जब हम इसको तोड़ेंगे, विभाजित करते जाएंगे, तो हमें कुछ ऐसे सूक्ष्मतम कण मिलेंगे जिन्हें हम परमाणु बोलेंगे। तो ये परमाणु से मिलकर बना हुआ है। हम गोल्ड की बात करते हैं, जैसे गोल्ड आपका क्या है, एक एलिमेंट है, तत्व है। वो गोल्ड को अगर हम छोटे 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 पार्ट में डिवाइड करते जाएं, तो लास्ट में हमें कुछ ऐसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स मिलेंगे, बहुत सूक्ष्मतम कण मिलेंगे, तो उनको भी हम परमाणु कहेंगे। यौगिक है हमारे पास, जैसे जल है, तो जल को भी हम उसके कंपोनेंट्स में बांटते जाएं, उसके अवयव जो है उनमें बांटते जाएं, तो अंत में हमें कुछ परमाणु मिलेंगे ही, चाहे वो हाइड्रोजन के हैं या फिर ऑक्सीजन के। ठीक है ना, तो यही बोला गया है कि कोई भी जो पदार्थ बेसिकली जिसे आप कह रहे हो, चाहे वो तत्व है, यौगिक है या फिर कोई भी मिश्रण है, अगर उसमें द्रव्यमान है और आयतन है तो वो पदार्थ की श्रेणी में आएगा, और जो पदार्थ की श्रेणी में आएगा वो सूक्ष्मतम कणों से मिलकर के बना हुआ होगा, यानी छोटे कणों से मिलकर के बना हुआ होगा, और उन छोटे कणों को आप परमाणु कहेंगे, या डाल्टन ने उनको क्या कहा, परमाणु। ठीक है, चलिए, और क्या क्या बोला उन्होंने परमाणु के बारे में, देखो, इस सिद्धांत की अवधारणाओं को निम्नानुसार कहा जा सकता है, यानी कि क्या क्या चीजें थी इसमें, एक तो आपने बोल दिया सूक्ष्मतम अविभाज्य कण। चलिए, तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की बात हो रही है, सबसे पहली चीज कि वो जो सूक्ष्म कण हैं जिनसे पदार्थ मिलकर के बना हुआ है, उनको हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। ठीक है, ऐसा डाल्टन ने बोला, क्योंकि डाल्टन ने बोला था तो हम भी उन्हें परमाणु बोल रहे हैं, क्योंकि हम उनके सिद्धांत को पढ़ रहे हैं। परमाणु कैसा है, अविभाज्य, यानी ये पदार्थ है, डाल्टन ने बोला मैं इसके छोटे टुकड़े करते जाऊंगा, अंत में मुझे इतने छोटे टुकड़े मिलेंगे या इतने छोटे कण मिलेंगे जिनको मैं और अधिक विभाजित नहीं कर सकता या और छोटे कणों में बांट नहीं सकता। तो जिसको और छोटे कणों में बांटा ना जाए या जिसको बांटा नहीं जा सकता, उसी को इनडिविजिबल या अविभाज्य कहा जाता है। ठीक है, तो परमाणु कैसा है, अविभाज्य है, अविभाज्य कण है, जिन्हें रासायनिक प्रतिक्रिया, अभिक्रिया की बात की जा रही है, में बनाया या नष्ट नहीं किया जा सकता है। समझ रहे, कहां से आया, द्रव्यमान संरक्षण के नियम से आया, जहां पर हमने बोला द्रव्य ना ही नष्ट हो रहा है ना ही उत्पन्न हो रहा है। इसका मतलब क्या है, द्रव्य किससे मिलकर के बना है, परमाणु से मिलकर के बना हुआ है, तो वो परमाणु को किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में बनाया नहीं जा सकता है, यानी उत्पन्न नहीं किया जा सकता, और ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है। ओके, चलिए, दो चीजें क्लियर हो गई। तीसरा उन्होंने क्या बोला, किसी दिए गए तत्व के परमाणु द्रव्यमान और रासायनिक गुणों में, परमाणु की द्रव्यमान जो है वो रासायनिक गुणों में समान होता है। किसी दिए गए तत्व का मतलब क्या है, कोई एक तत्व ले लीजिए, जैसे आपने बोला ऑक्सीजन हमारा एक तत्व है, ठीक है ना, तो ऑक्सीजन के सारे जो परमाणु होंगे वो एक समान, समझ रहे, तत्व क्या है, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के जितने परमाणु हैं वो एक समान, इसीलिए आपने उसको कहाँ रखा था, याद कीजिए, जब आप केमिकल क्लासिफिकेशन देख रहे थे मैटर की, यानी पदार्थ का जब आप रासायनिक वर्गीकरण देख रहे थे, तो वहां पर शुद्ध पदार्थ की कैटेगरी में आपने तत्व को रखा। शुद्ध क्यों बोला, क्योंकि वो एक समान कणों से मिलकर के बना हुआ है, और उसी कण को यहाँ पर परमाणु कहा जा रहा है।
ठीक है। तो वही बोला जा रहा है, अगर ऑक्सीजन हमारे पास कोई तत्व है, ऑक्सीजन है, ये तत्व है हमारा, ये किससे मिलकर के बना हुआ है? ये एक समान परमाणुओं से मिलकर के बना हुआ है, यानी इसमें सारे जो आपके परमाणु होंगे वो आइडेंटिकल होंगे। किस एस्पेक्ट्स में? फिजिकल एस्पेक्ट्स में एज वेल एज केमिकल एस्पेक्ट्स में, यानी कि भौतिक गुणों में भी आपके समान होंगे और रासायनिक गुणों में भी समान होंगे। भौतिक गुणों में आकार की बात करेंगे आप, आकार कितना है, डेंसिटी घनत्व की बात करते हैं, या फिर आप किसकी बात करते हैं, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स की बात करते हैं। तो वो अगर इस परमाणु का जितना है दूसरे परमाणु का भी उतना ही होगा। और रासायनिक गुण, ऑक्सीजन किस तरह से किसी से रिएक्ट कर रही है, अभिक्रिया कर रही है, उसमें भी सारे परमाणु कैसे होंगे? आइडेंटिकल नेचर के होंगे, यानी एक समान प्रकृति के होंगे। समझ रहे हैं क्या बोला? देखो, सबसे पहली चीज कि मैं पदार्थ को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करूं तो उसके अंत में ऐसे कण प्राप्त होंगे जो सूक्ष्म होंगे, सूक्ष्म कणों से मिलकर के पदार्थ बना होगा, जिनको डाल्टन ने परमाणु कहा। ठीक है। फिर उन्होंने क्या बोला? वो परमाणु अविभाज्य होता है, यानी कि सूक्ष्मतम का मतलब क्या है? सबसे छोटे का मतलब क्या है? कि उससे छोटा हम उसको नहीं कर सकते। समझ रहे? इसीलिए वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग, आप क्या बोल रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया में ना ही उत्पन्न हो रहा है और ना ही वो नष्ट हो रहा है। ठीक है, ना ही बन रहा है और ना ही क्या हो रहा है, आपका खत्म हो रहा है। देन उन्होंने क्या बोला कि अगर कोई एक तत्व लेते हैं, जैसे हमने ऑक्सीजन लिया था यहाँ पर, तो उसके जितने परमाणु होंगे वो सारे एक समान होंगे। ठीक है, चाहे उनका हम परमाणु द्रव्यमान बोले, परमाणु का आकार बोले, या फिर रासायनिक गुण। इसी प्रकार से अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं उसमें भी यही होगा, हम लोग प्लेटिनम की बात करते हैं उसमें भी यही होगा, हम लोग गोल्ड की बात करते हैं उसमें भी यही होगा, हम लोग सोडियम की बात करेंगे उसमें भी यही होगा। यानी कि एक तत्व एक ही समान परमाणुओं से मिलकर के बना हुआ होगा। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट उन्होंने क्या बोला? विभिन्न तत्वों के परमाणुओं में अलग अलग द्रव्यमान और रासायनिक गुण होते। ठीक है, क्या बोला कि अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंपेयर करें, हमारे पास ऑक्सीजन था और हमारे पास हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के अंदर थर्ड वाला पॉइंट क्या कह रहा है? दिए गए तत्वों के परमाणु द्रव्यमान और रासायनिक गुण में समानता है। ठीक है ना, यानी हाइड्रोजन के जो परमाणु हैं वो एक समान है, हाइड्रोजन के सारे परमाणु एक समान होंगे। ओके, लेकिन जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, फोर्थ पॉइंट कह रहा है, जब हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को कंपेयर करेंगे, ये एग्जांपल है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, हम किसी भी तत्व को ले सकते हैं, तो अलग अलग तत्व लेंगे, जब हम उन अलग अलग तत्वों के परमाणुओं को देखेंगे तो वो एक दूसरे से अलग अलग होंगे हर एस्पेक्ट में। यानी कि आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी, भौतिक गुणों में भी उनमें कुछ ना कुछ भिन्नता पाई जाएगी, साथ ही साथ रासायनिक गुणों में भी भिन्नता देखने को मिलेगी। जैसे हमने यहाँ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बात की, सिंपल सी बात करें, अगर हम परमाणु के द्रव्यमान की ही बात कर लेते हैं तो हाइड्रोजन का 1.00867 समथिंग अप्रॉक्स 1 लेते हैं आप लोग, और ऑक्सीजन का 16 लेते हैं, तो भिन्नता है दोनों में। लेकिन ऑक्सीजन का आप कोई भी परमाणु ले लो, उसका परमाणु का द्रव्यमान 16 ही होता है, या हाइड्रोजन के किसी भी परमाणु को ले लो, उसका परमाणु का द्रव्यमान 1 ही हो। लेकिन जब आपने दोनों को कंपेयर किया तो दोनों के परमाणु द्रव्यमान अलग अलग आए। उसी प्रकार से दोनों के रासायनिक गुण भी अलग अलग आएंगे, है ना, दोनों के रासायनिक गुण भी अलग अलग आएंगे, यानी हाइड्रोजन कुछ अलग तरह से अभिक्रिया करता है, वहीं पर ऑक्सीजन कुछ अलग तरीके से अभिक्रिया करता है। चलिए, तो विभिन्न तत्वों के परमाणु, विभिन्न तत्व, अलग अलग तत्वों के जो परमाणु होंगे उनमें अलग अलग द्रव्यमान और अलग अलग रासायनिक गुण होते हैं। सिर्फ द्रव्यमान की ही बात नहीं, अगर हम भौतिक और रासायनिक गुणों में की भी बात करें तो ज्यादातर भौतिक और रासायनिक गुण उनमें अलग अलग देखने को मिलेंगे। सिंपल सी बात है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका? परमाणु छोटी पूर्ण संख्याओं के अनुपात में संयोग करके यौगिक बनाते हैं। ये तो हमने कब पढ़ा था? स्थिर अनुपात का नियम जहां पर हम देख रहे थे, मैंने आपको क्या बोला था? H2O जो है आपका जल आपका जब भी बन रहा है, उस जल में क्या क्या है? हाइड्रोजन के परमाणु है और ऑक्सीजन के परमाणु है।
स्थिर अनुपात का नियम क्या कह रहा था कि जो आपके वहां पर तत्वों के परमाणुओं का द्रव्यमान है या भार है वो निश्चित है, वो निश्चित अनुपात में जुड़ रहे हैं आपका। तो निश्चित क्यों है? क्योंकि परमाणुओं की संख्या का अनुपात भी वहां पर निश्चित है। आप जल को किसी भी स्रोत से प्राप्त कर लीजिए, किसी भी विधि से बना लीजिए, रहेगा तो वो H2O ही रहेगा। जब एक अणु की बात करेंगे तो 2 हाइड्रोजन आपके एक ऑक्सीजन से कंबाइन होंगे, सिंपल सी बात। तो परमाणुओं की जो संख्या का अनुपात होगा वो जल के एक अणु के लिए यही रहेगा, है ना। 2 हाइड्रोजन आपके एक ऑक्सीजन से कंबाइन होंगे। सेम आप अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं कि CO2 बन रहा है तो उसमें 1:2 के अनुपात में ये 2 मिलेंगे, है ना। ऑक्सीजन के 2 परमाणु है, कार्बन का 1। कार्बन का अगर मोनोऑक्साइड बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो उसमें 1:1 का रेशियो आता है, 1:1। ठीक है। तो इस प्रकार से क्या कहा गया कि परमाणु छोटी पूर्ण संख्याएं हैं, वो 1 2 ये सारी पूर्ण संख्याएं आपकी। तो छोटी पूर्ण संख्याओं के अनुपात में संयोग करके क्या बनाता है? यौगिक बनाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। किसी दिए गए यौगिक में सापेक्ष संख्या और परमाणुओं के प्रकार स्थिर होते हैं। ठीक है ना। तो परमाणुओं के प्रकार क्या है वहां पर, उनकी सापेक्ष संख्याएं क्या होंगी, ये सारा आपका स्थिर रहेगा उस किसी भी दिए गए यौगिक के लिए। ठीक है। चलिए नोट करिए जल्दी से, बातें करें अभी भी जीआईसी खरा दी। अब ये जिस परमाणु के बारे में ग्रीक फिलोसफर ने बोला, इंडियन फिलोसफर्स ने बोला, उसके बारे में डाल्टन ने अपना एटॉमिक थ्योरी यहाँ पर दी, परमाणु का सिद्धांत दिया। उसमें 1-2 पॉइंट और आते हैं जिनमें कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम का आप पूरा लिखेंगे कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार ये कहा गया है। जहां पर आपका सेकंड पॉइंट बन रहा था कि ना ही नष्ट हो रहा है और ना ही उत्पन्न हो रहा है, यानी बनाया नहीं जा रहा है और ना ही वो नष्ट हो रहा है। ठीक है। तो वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम से वहां पर आया। ठीक है। तो देखो अभी तो हमने डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी जो है जो वो पढ़ लिया है, लेकिन आगे जाके हम बोलेंगे ये थ्योरी गलत है। ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं होता है, परमाणु अविभाज्य भी नहीं होगा और ना ही परमाणु क्या है वहां पर सूक्ष्मतम है। उसके अंदर और छोटे पार्टिकल हमें देखने को, जिनको सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहा जाएगा, वो देखने को हमें वहां पर मिलेगा। ठीक है ना। लेकिन फिलहाल आपको डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी में क्या क्या कहा गया था, उन्होंने क्या क्या बोला वो याद रखना है। परमाणु ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन उन्होंने जो जो बोला था उस टाइम पे, क्योंकि उससे पहले इतनी सारी चीजें किसी ने बोली नहीं थी एटम के बारे में। ठीक है। तो जो उन्होंने बोला उसको माना गया, इसलिए हम उसको स्टडी भी कर रहे हैं अभी। उसके बाद एटम की क्या अवधारणा निकल कर आई, परमाणु आपका क्या है, उसके बारे में हम देख रहे हैं। तो आधुनिक परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु किसी भी तत्व का वह सूक्ष्मतम भाग है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में बिना अपने रासायनिक एवं भौतिक गुण धर्मों को बदले उस अभिक्रिया में प्रयुक्त होता है, यानी उस अभिक्रिया में भाग लेता है। तो इस प्रकार से ये आधुनिक परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु आपका निकल कर आया। परमाणु तत्व के सूक्ष्मतम भाग है जिन्हें किसी भी शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी से भी देखा नहीं जा सकता है। ठीक है ना। तो मैंने बोला बहुत छोटे कण हैं, तो ये आपका परमाणु है, फिलहाल इसको सूक्ष्मतम माना गया। इसमें छोटे छोटे आपको क्या दिख रहे हैं, जो ये दिख रहे हैं ना, इन्हीं को परमाणु बोला गया। ये पूरा पदार्थ है और ये छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना हुआ है, इनको एटम बोला गया। अभी हमारे पास ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं आया है परमाणु का। क्यों? क्योंकि हमने अभी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पर बात नहीं की है कि सब एटॉमिक पार्टिकल जैसा वहां पर कुछ होता है। ठीक है। डाल्टन ने चूंकि क्या बोला कि अविभाज्य है, जब उसको विभाजित नहीं कर पाएंगे और छोटे टुकड़ों में बांट नहीं पाएंगे तो उससे छोटा कुछ नहीं हो। समझ रहे हैं। लेकिन फर्दर जब आपकी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, ठीक है, क्या क्या एक्सपेरिमेंट होते हैं आपके, एक आपका होता है कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। ठीक है। और एक आपका होता है एनोड रे एक्सपेरिमेंट। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में आपका निगेटिवली चार्ज पार्टिकल निकल कर आता है जो कि होता है इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? और यहाँ एनोड रे एक्सपेरिमेंट में आपका निकल कर आता है प्रोटॉन। समझ रहे हैं?
कैथोड रे एक्सपेरिमेंट फैराडे के द्वारा किया गया था, जिसमें उन्होंने कैथोड रेज की बात की जो निगेटिवली चार्ज रेज थी, और उन्हीं रेज को बाद में इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया किसके द्वारा, जे थॉमसन के द्वारा। इसीलिए जब आप लोग पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, तो आप बोलते हैं वहां पर कि जे थॉमसन या जे थॉमसन ने उसकी खोज की। ठीक है ना। एनोड रे एक्सपेरिमेंट में प्रोटॉन की खोज होती है, जिसमें आप गोल्डस्टीन का नाम देखते हैं कि गोल्डस्टीन के द्वारा उसको खोजा गया है। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, अब इन दोनों में ही एक अनावेशित कण निकलकर नहीं आता। ठीक है। जिसके लिए चैडविक ने फिर एक और एक्सपेरिमेंट किया जहां पर न्यूट्रॉन की खोज होती है। समझ रहे। कैथोड एक्सपेरिमेंट में नहीं निकला क्योंकि चार्ज नहीं था, कहीं छुप के बैठा हुआ था। प्रोटॉन वाले एक्सपेरिमेंट में, एनोड एक्सपेरिमेंट में भी वो निकल कर नहीं आता है, वहां पर भी कहीं छुप के बैठा हुआ होगा। लास्ट में चैडविक ने बोला कि जब परमाणु के द्रव्यमान में योगदान देखा गया, तो सिर्फ प्रोटॉन का योगदान नहीं होगा, उसके अलावा कोई और पार्टिकल है वहां पर जो परमाणु के द्रव्यमान में अपना योगदान दे रहा है। तो वो कौन सा है। इसका मतलब जब वो इस वाले एक्सपेरिमेंट में नहीं निकला, जो किसके लिए था, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल के लिए था, इसमें नहीं निकला जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल के लिए था, तो वो कैसा होगा, वो अनावेशित होगा, यानी न्यूट्रल होगा, और उसको क्या नाम दिया गया, न्यूट्रॉन नाम दिया गया, और चैडविक के द्वारा उसकी क्या होती है यहाँ पर खोज होती है। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया। और इन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज के बीच में आते हैं आपके परमाणु को लेकर के कई सारे मॉडल। समझ रहे हैं। तो आने वाले सेशन में हम उन एक एक मॉडल पर भी बात करेंगे, और उसके अलावा परमाणु के लिए क्या क्या यहाँ पर और चीजें आपके सामने आएंगी, उन पर नए नए टॉपिक्स पर बात करेंगे। बाकी अभी तक आपका कोई भी डाउट होगा, क्वेश्चन होगा, तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।